मूवी की शुरुआत 1991 में होती है और हमें ज़ोया का बचपन दिखाया जाता है, जो अपने पिता नज़र के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही है। फिर अगले दिन ज़ोया और उसके पिता कहीं बाहर जाने वाले होते हैं। जैसे ही ज़ोया के पिता अपनी कार में बैठते हैं, वैसे ही कार ब्लास्ट हो जाती है। खुशकिस्मती से ज़ोया के पिता उसे टिफ़िन लेने अंदर भेज देते हैं, जिससे ज़ोया बच जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आतिश रहमान ज़ोया से मिलने उसके घर पर आता है, जहां दोनों में बातचीत होती है और आतिश इसी बीच ज़ोया को आईएसआई में भर्ती होने का ऑफ़र देता है, जिसे ज़ोया एक्सेप्ट कर लेती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां रॉ की चीफ मैथिली मेनन टाइगर को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि गोपी पिछले 2 दिनों से गायब है। गोपी हमारा एजेंट है, जो कि हमारे लिए तालिबान के मूवमेंट्स पर नज़र रखता है और उसकी सारी जानकारी हमें देता है, लेकिन कुछ दिनों से उसकी कोई खबर नहीं है। गोपी को बचाने का मिशन टाइगर को सौंपा जाता है और इस मिशन का नाम होता है मिशन टाइम पास। अब हमें कहानी में दिखाते हैं कि टाइगर को गोपी की लोकेशन मिल चुकी है। अब सीन गोपी पर शिफ्ट होता है, जहां कुछ तालिबानी गोपी को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। वहां टाइगर पहुंचता है और गोपी को बचा लेता है। इसके बाद सारे तालिबानी उसके पीछे पड़ जाते हैं। टाइगर गोपी को अपनी बाइक पर बैठाता है कि उसके ऊपर पीछे से तालिबानी फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोपी बहुत ज़ख्मी हालत में होता है, इसलिए टाइगर उसे एक चॉपर में बैठा देता है और खुद बाइक लेकर तालिबानियों को चॉपर से दूर ले जाने की कोशिश करता है और फिर एक पहाड़ी के ऊपर जा कर के वहाँ से जंप करके चॉपर में लटक जाता है। अब चॉपर के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहां गोपी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और वह टाइगर को बताता है कि पाकिस्तानी कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, जिसके पीछे कोई इंडियन एजेंट भी उनका साथ दे रहा है। यहाँ गोपी का सीधा इशारा ज़ोया की तरफ था। इसके बाद गोपी ज़ोया का नाम लेकर तुरंत ही मर जाता है। अब सीन ऑस्ट्रिया में शिफ्ट होता है, जहाँ टाइगर अपनी फैमिली के पास जाता है। यहाँ उसका बेटा बीमार है और डॉक्टर उसे इंजेक्शन देते हैं। ये देखकर टाइगर डर जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि टाइगर अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है। यहाँ टाइगर ज़ोया को बताता है कि गोपी ने मरने से पहले मुझसे कुछ कहा, जिस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तब ज़ोया कहती है कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं कहता। अब टाइगर को ज़ोया पर शक होने लगता है और वो ज़ोया पर नज़र रखना शुरू कर देता है। एक दिन टाइगर को मैथिली मेनन का फ़ोन आता है, जो उसे ज़िब्रान के बारे में बताती हैं कि ज़िब्रान और गोपी मिलकर हमें पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने वाले थे। अब हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ज़िब्रान को गोपी की तरह मरने से बचाना ही होगा, जो हम तुम्हें सौंपते हैं। अब टाइगर ज़िब्रान के पीछे रशिया पहुंच जाता है, जहां टाइगर देखता है कि कोई और भी ज़िब्रान का पीछा कर रहा है। यहाँ टाइगर ज़िब्रान को उससे बचाने की कोशिश करता है कि तभी कोई बाइक पर आता है और टाइगर और ज़िब्रान पर फायरिंग शुरू करने लगता है, जिससे खुद को बचाते वक्त टाइगर उस पर भी फायरिंग करता है और उसका हेलमेट गिर जाता है। हमें यहाँ दिखाते हैं कि वो जो उनका पीछा कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि ज़ोया ही है। टाइगर का हुलिया चेंज होने के कारण ज़ोया टाइगर को पहचान नहीं पाती। यहाँ ज़िब्रान टाइगर से ज़ोया को शूट करने को कहता है, लेकिन टाइगर उसे शूट नहीं करती। अब ज़िब्रान और टाइगर ज़ोया से बचकर भागते हैं। ज़ोया से बचते बचाते ज़िब्रान मेट्रो में चढ़ जाता है, लेकिन टाइगर मेट्रो के बाहर ही रुक जाता है। यहाँ टाइगर ज़िब्रान को फ़ोन करके कहता है कि मेनन से कहना कि मिशन ख़त्म नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। अब ज़ोया टाइगर का पीछा करती हुई एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां कोई नहीं होता। यहाँ दोनों के बीच लड़ाई होती है और टाइगर ज़ोया पर बंदूक रखकर कहता है कि मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। तभी ज़ोया कहती है कि गोपी को पूरा सच नहीं पता है। अचानक कोई टाइगर के सर पर कुछ मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद कहानी में दिखाते हैं कि टाइगर कहीं बंधा हुआ है और उसे होश आता है, तो टाइगर देखता है कि उसके सामने स्क्रीन पर आतिश रहमान है, जिसे टाइगर पहचान जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टाइगर और आतिश एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अब आतिश टाइगर को 2011 की घटना याद दिलाता है
कि लंदन में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक पीस सबमिट होने वाली थी, जहां आतिश इंडियन चीफ को मारना चाहता था, जो काम उसने ज़ोया को सौंपा था। लेकिन ज़ोया ने उसे ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं पाकिस्तान की एजेंट हूँ, ना कि तुम्हारी। ज़ोया के मना करने पर आतिश अपनी प्रेग्नेंट बीवी को इस मिशन पर भेज देता है। ज़ोया ये सब रोकना चाहती थी, इसलिए उसने ये खबर रॉ को पहुंचा दी थी। इसके बाद टाइगर चीफ को तो बचा लेता है, लेकिन आतिश की बीवी मारी जाती है। इन सब के बाद आतिश अपने आप को सरेंडर कर देता है। उसका कोर्ट मार्शल होता है और वो पूरे 9 साल जेल में रहता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां आतिश जूनियर के शरीर में एक वायरस को इंजेक्ट करवा देता है और टाइगर से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं जूनियर को एंटीडोट दे दूं, तो तुम्हें और ज़ोया को मेरा एक काम करना होगा, जिसके लिए टाइगर और ज़ोया मान जाते हैं और तुरंत ही टर्की के लिए निकल जाते हैं। टर्की के एक शहर इस्तांबुल में उन्हें एक ब्रीफकेस चोरी करना था, लेकिन वो दोनों ये काम अकेले नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्हें एक टीम की ज़रूरत थी। अब टाइगर रॉ के अपने कुछ पुराने साथियों को फ़ोन करता है और उन्हें कहता है कि ये मेरा पर्सनल मिशन है, अगर तुम पकड़े गए तो इसमें तुम्हें देशद्रोही भी करार दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी वो लोग टाइगर का साथ देने के लिए टर्की आ जाते हैं। अब सभी लोग उस ब्रीफकेस को चोरी कर प्लान बनाते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी थी कि वो लॉकर जहां ब्रीफकेस रखा है, उसे केवल एक लड़की की आंखों से ही स्कैन किया जा सकता था और खोला जा सकता था। अब प्लान के अकॉर्डिंग ज़ोया उस लड़की की आंखों को स्कैन करने के लिए जाती है, जहां उन दोनों में बहुत तगड़ी फाइट होती है। यहाँ ज़ोया उन्हें मार देती है और उसकी आंखें स्कैन कर लेती है। दूसरी तरफ टाइगर को दिखाया जाता है, जो कि एक क्रेन की मदद से उस किले में एंटर कर लेता है जहां ब्रीफकेस रखा है। लेकिन वहां कुछ ब्रीफकेस की सेफ्टी के लिए कुछ गार्ड्स भी होते हैं, जिन्हें टाइगर मारकर उस ब्रीफकेस को चुरा लेता है और अपने साथी के साथ ज़ोया के पास वापस जा रहा होता है कि तभी उसे टर्की पुलिस घेर लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि टर्की पुलिस को चोरी की खबर पहले ही किसी ने दे दी थी। अब टाइगर पुलिस से बचता हुआ एक टनल में जाता है, जहाँ वो ब्रीफकेस अपने साथी को दे देता है और उसे ज़ोया तक पहुँचाने के लिए कहता है। जब ब्रीफकेस ज़ोया को मिलता है, तब एक साथी ब्रीफकेस खोलकर देखने ही वाला होता है कि ज़ोया उसे मना कर देती है और गन दिखाकर कहती है कि इसमें क्या है तुम लोग ना ही जानो, तभी बेहतर होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि टाइगर को टर्की पुलिस पकड़ लेती है और उसे जेल ले जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ोया ब्रीफकेस लेकर एक खाली स्टेडियम में जाती है और आतिश को ब्रीफकेस देकर जूनियर को मांग लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस चोरी की इन्फॉर्मेशन टर्की पुलिस को आतिश रहमान ने ही दी थी। ज़ोया के कहने पर कि पुलिस को तुमने इन्फॉर्मेशन दी, तो आतिश कहता है एक एजेंट के लिए गद्दारी से बदतर मौत नहीं होती। यहाँ आतिश ज़ोया को बताता है कि इसमें न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का एक्सेस कोड है। अब टाइगर को पाकिस्तानी जेल ले जाया जाता है और भारत सरकार भी कह देती है कि आप टाइगर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जेल में टाइगर को बहुत टॉर्चर किया जाता है। यहाँ आतिश रहमान टाइगर से मिलने आता है। यहाँ आतिश टाइगर से कहता है कि तुम्हारे बेटे को एंटीडोट मिल चुका है और वो ज़ोया के साथ सेफ भी है, और टाइगर को ये भी कहता है कि टर्की पुलिस को इन्फॉर्मेशन किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही दी थी। मैं तुम्हें रॉ का एक गद्दार साबित करना चाहता था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बचे हुए तीनों एजेंट्स को मैथिली मेनन अपने साथ बैठाती है। इंडियन गवर्नमेंट को इन तीनों पर शक है कि न्यूक्लियर कोड चुराने में इन तीनों ने ही टाइगर की मदद की है। मेनन उन्हें एक मौका देकर कहती है कि तुम लोगों को ये कोड वापस लाने होंगे। अब तीनों एजेंट कोड वापस लाने के लिए छानबीन शुरू कर देते हैं कि तभी उनके पीछे कुछ पुराने साथी उनसे मिलने आते हैं, जो कि ISI के एजेंट हैं। अब सीन पाकिस्तानी आर्मी जेल में शिफ्ट होता है, जहां टाइगर बंद है। वहां टाइगर किसी तरीके से ब्लास्ट करके जेल से बाहर निकलता है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी आर्मी उसके पीछे आकर उसे घेर लेते हैं। तभी एक साउंड बम वहां आकर गिरता है और उसमें से गाना बजना शुरू हो जाता है, जो कि पठान का गाना है।
और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। उसी के ऊपर से हमें एक केबल कार दिखाई जाती है जिसमें पठान बाहर निकलता है और गोलियों से पाकिस्तानी आर्मी को मारकर टाइगर का हाथ पकड़कर उसे भी केबल कार में बैठा लेता है। केबल कार में पठान टाइगर से कहता है कि ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो वर्कआउट, दूसरा एक्शन। इसके बाद पठान गोली मारकर केबल कार को तोड़ देता है और केबल कार ज़मीन पर जाकर गिरती है। अब पठान एक शेल्टर में जाता है और अपनी साइड वाली बाइक लेकर आता है। टाइगर और पठान उसमें बैठ जाते हैं और एक ब्रिज के ऊपर से जा रहे होते हैं। तभी दूसरी ओर से पाकिस्तानी आर्मी आ जाती है और उन पर फायरिंग शुरू कर देती है, जिससे उनकी बाइक ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन ब्लास्ट से पहले वो दोनों बाइक से कूद जाते हैं। यहाँ टाइगर, पठान और आर्मी के बीच भयंकर फाइट। आखिरकार पठान टाइगर को बचा ही लेता है और साथ इंडिया चलने को कहता है, लेकिन टाइगर यह आने से कहकर मना कर देता है कि मेरा ससुराल अभी खतरे में है। अब पठान चला जाता है और टाइगर पाकिस्तान में ही रुक जाता है। अब टाइगर इस्लामाबाद आता है जहां हमें एक हसन नाम का लड़का दिखाया जाता है। ये वही लड़का है जिसे टाइगर ने बॉम्ब से बचाया था। इस लड़के का पूरा जिम्मा टाइगर और जोया ने उठा लिया था। हसन एक बहुत बड़ा हैकर बन चुका है। दूसरी तरफ रॉ और आईएसआई के एजेंट्स ने जोया को ढूंढ लिया था। अब जोया को टाइगर का वीडियो कॉल आता है और वो बताता है कि आतिश 14 अगस्त पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे के दिन कुछ बहुत बड़ा करने वाला है और पाकिस्तानी पीएम को मारकर खुद पीएम बनना चाहता है और जोया को पाकिस्तान आने के लिए कहता है। यहाँ रॉ और आईएसआई के एजेंट्स भी टाइगर की मदद करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि गद्दार टाइगर नहीं बल्कि आतिश रहमान है, जो कि अपने दोस्त जनरल हक के साथ मिलकर ये सब करने वाला है। क्योंकि जनरल हक के पास पावर है, इसलिए पाकिस्तानी आर्मी भी आतिश के साथ है। अब हमें 14 अगस्त का दिन दिखाया जाता है। आज के दिन ही पाकिस्तानी पीएम स्पीच देने वाली होती हैं और आज ही जनरल हक आतिश उन्हें मारकर पाकिस्तानी सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं। रसोइया बनकर यहाँ टाइगर और उसकी टीम पीएम ऑफिस में एंटर हो जाते हैं। जनरल हक भी अपनी आर्मी को लेकर अंदर पहुँच जाता है, लेकिन आर्मी के पीएम तक पहुंचने से पहले ही टाइगर पीएम तक पहुंचकर उन्हें सारी बातें बता देता है कि आतिश आपको मारने के लिए आ रहा है, आपकी अपनी ही फौज आपको मारने वाली है। पाकिस्तानी पीएम उन पर भरोसा कर लेती हैं और उन्हें एक खुफिया बंकर की ओर ले जा रही होती हैं। तभी रास्ते में पाकिस्तानी आर्मी आ जाती है, जिनसे जोया और उसके एजेंट्स फाइट करते हैं, पीएम को बचा लेते हैं और बंकर तक 2 रॉ एजेंट्स के साथ भेज देते हैं। अब सीन आतिश रहमान पर शिफ्ट होता है, जो कि पीएम ऑफिस की छत पर हेलीकॉप्टर से उतरता है। यहाँ उसके साथ एक रॉ एजेंट करण और दोनों आईएसआई के एजेंट्स भी मौजूद थे। यहाँ हमें पता चलता है कि आईएसआई के एक एजेंट जावेद आतिश के लिए डबल एजेंट का काम करता है। अब आतिश जावेद को छोड़कर बाकी दोनों एजेंट्स को जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ टाइगर और उसके साथी कॉन्फ्रेंस कॉल की मदद से ये सब कुछ सुन रहे होते हैं। टाइगर ने जनरल हक को पकड़ लिया था और उसे सारी सच्चाई बाहर मीडिया वालों को बताने को कहा, वरना टाइगर उसे मार देगा। जनरल हक उसकी बात मान जाता है और पीएमओ के बाहर सब सच बताने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी आतिश हक को शूट कर देता है और हक वहीं मर जाता है। इसके बाद आतिश लाइव आता है और ये खबर फैला देता है कि हक को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि टाइगर है और हमारी पीएम भी उसी के कब्जे में है। अब सीन टाइगर पर शिफ्ट होता है, जहां उसकी टीम पाकिस्तानी फौज से लड़ रहे थे कि तभी अचानक जावेद और आतिश हसन को लेकर आ जाते हैं और टाइगर ना रुका तो वो हसन को मार देंगे। तभी वो टाइगर और जोया पर बंदूक रख देते हैं। अब हसन टाइगर से कहता है कि ये ज़िंदगी आपकी दी है, इसे आपके लिए ही मैं कुर्बान कर दूंगा, और बॉम्ब वाली जैकेट पहनकर खुद को ब्लास्ट करने के लिए आतिश की तरफ भागता है, लेकिन आतिश उसे पहले ही गोली मार देता है। इन सब से वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसमें आतिश और जावेद बच जाते हैं। ब्लास्ट के दौरान जोया वहाँ से भाग जाती है, लेकिन टाइगर अभी भी वहीं था। आतिश जानता था कि
पीएम बंकर में है और कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान पीएम ने बंकर का पासवर्ड भी बताया था। अब आतिश टाइगर को बंकर तक लेकर जाता है, लेकिन जोया पीएम को बंकर से लेकर पहले ही निकल चुकी होती है। यहाँ टाइगर सभी फौजियों को मार देता है और खुद को आतिश के साथ बंकर में बंद कर लेता है। हमें यहाँ पता चलता है कि जावेद एक डबल एजेंट है। ये बात जोया और टाइगर पहले से ही जानते थे। यहाँ तक पहुँचना टाइगर का ही प्लान था, ताकि टाइगर आतिश को उलझा सके और दूसरी तरफ पीएम पूरे देश को स्पीच देकर टाइगर के बेगुनाह होने की बात बता सके। अब टाइगर और जावेद के बीच फाइट शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ पीएम की स्पीच भी। यहाँ टाइगर आतिश को मार देता है और पूरे देश को टाइगर का सच भी पता चल जाता है। इन सब के बाद पाकिस्तानी पीएम टाइगर और उसकी टीम के लिए भारतीय राष्ट्रगान बजवाकर उनका धन्यवाद करती हैं। इसके बाद रॉ के एजेंट्स भी बेगुनाह साबित हो जाते हैं और उन्हें टाइगर को छोड़ दिया जाता है। अब मैथिली मेनन से कॉल पर बात करते हुए टाइगर कहता है कि भारत को जब मेरी ज़रूरत होगी मैं वहां हाजिर रहूंगा। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं कि कर्नल लूथरा कबीर को फ़ोन करके कहता है कि कबीर, मैं तुमसे जो मांगने जा रहा हूँ वो किसी ऑफिसर को अपने सोल्जर से मांगने का हक नहीं है और ना ही कोई बाप अपने बेटे से मांग सकता है, लेकिन ये काम सिर्फ तुम्हें ही करना होगा। कर्नल लूथरा कबीर को बताते हैं कि इंडिया का एक नया दुश्मन है जो कि इतना वैशी और ख़तरनाक है कि हम सोच भी नहीं सकते। ना ही उसका कोई नाम है और ना ही चेहरा। वो अंधेरे में रहता है और उसे रोकने के लिए तुम्हें भी उसी अंधेरे में रहना होगा। उसे रोकने के लिए तुम्हें भी उसकी तरह बनना होगा। तुम्हें भी अपने अंदर की अच्छाई और बुराई के बीच का फ़र्क मिटाना होगा। तुम्हें हर वो चीज़ करनी होगी जिसके बाद तुम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। अगर ज़िंदा रहे तो मौत से बदतर जीनी पड़ सकती है तुम्हें ज़िंदगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। अब हमें दिखाया जाता है कि कबीर कुछ 10-12 लोगों से लड़ता है और उन्हें एक एक करके मार देता है और हमें कबीर का एपिक फेस ऑफ दिखाया जाता है। यहीं से कहानी का अंत हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।